हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। कल आपका जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो डेफिनेटली इसी में से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसी में से ज़रूर क्वेश्चन रहेगा और अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको कर लेना है। और आपको मैं वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव्स भी बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव्स आपका एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, इसमें टोटल 100 इसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और इसके आधार पर मैं और आपको कम से कम 40-50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, यानी कि लगभग आपका 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक और शुरू से अंत तक देखिएगा। एक बार इसे देख लीजिए शुरू से अंत तक। ठीक है, और फिर दोबारा टाइम मिले तो एक बार देख लीजिएगा, पूर्णतः आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो होता है आपका, आपको भी पता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? धनात्मक कहोगे। ठीक है, तो चलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको भी समझ पता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ एफ बराबर आर बाई टू। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो एफ बराबर आर बाई टू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। नंबर 3 में दे रखा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिए, गलती नहीं हो। और याद रखिएगा स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी कह रहा है तो 25 सेंटीमीटर, और अगर अधिकतम कहेगा तो अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम ध्यान रखिएगा, अधिकतम होता है अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। अधिकतम क्या होता है? अनंत होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। नंबर 4 में कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। कौन सा रंग है जो सबसे कम झुकता है? तो आपको भी पता है सातों रंग बेजानिया पीनाला। ठीक है, क्या होता है? बेजानिया, बेजा नी ह पी ना ला। बेजानिया पीनाला, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला, ठीक है, नारंगी लाल। तो सबसे कम कह रहा है, सबसे प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कौन कम झुकेगा? आपको भी पता है सबसे कम कौन झुकता है, तो जो इधर है ना राइट साइड में वो सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो लाल सबसे कम होगा। सबसे कम क्या होगा? लाल। सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। नंबर 5 में कह रहे हैं मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव जो आंख रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और साथ में एक और ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनता है ना मानव रेटिना पर, ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में कहिएगा उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र और जो कैमरे होता है ना, कैमरा, उसमें भी उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आपको भी पता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उसे भी आप लिख लेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के से संबंधित जो घटना होता है क्या होता है? जैसे बाल्टी में रखी हुई सिक्का वगैरह होता है, वो अपने स्थान से थोड़ा हट के दिखाई देता है, तो वो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप माइंड में रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है? तो आपको भी पता है किस दर्पण से। दर्पण की बात करें
तो कौन सा दर्पण होता है जो वस्तु का 12 प्रतिबिंब, आप भी जानते होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का, अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल यूज करते हैं। कैसे याद कीजिएगा, देखिए निकट आ रहा है ना, तो निकट में कितना अक्षर है, निकट, 3 अक्षर है, तो 1 अक्षर बढ़ा दीजिएगा। अवतल लेंस में कितना अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर है। अगर दूर का पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष के दूर करने, तो दूर में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, तो 1 अक्षर बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की जांच करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर चाहिए। कौन मीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर। और जनरेटर क्या होता है, तो जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं या जनित्र कहते हैं। ठीक है, और जनित्र का सिद्धांत याद रखिएगा, इसका सिद्धांत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो, उस क्वेश्चन के आधार पे जितने बन सकते हैं संभावित प्रश्न, उनको भी आप लिख लीजिए। तो जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन, विद्युत जनित्र या जनरेटर। ठीक, अगला देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था। आप भी जानते होंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कौन दिया था, मैक्सवेल दिए थे। किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, आपको इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती आप कर देते हैं, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आपको पता है 2 संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम। मान लेते हैं दोनों में श्रेणी क्रम को हम ऐसे जोड़ते हैं, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। तो आप बताओ, ये तो डायरेक्ट है ना, तो इसका मान ज्यादा होगा, जबकि समानांतर क्रम को भिन्न में जोड़ते हैं ना, तो उसका मान कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होती है। आपको भी पता है कि हम देख नहीं सकते हैं, हम कल्पना करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो काल्पनिक होगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अगला देखिए, 15 नंबर का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। नवीकरणीय का मतलब जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, पुनः उत्पन्न हो जाए, तो आपको पता है सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वही क्या है, नवीकरणीय है। बाकी ऊर्जा आपको पता है कि खत्म हो जाएगा, ये सब ऊर्जा जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल अवतल को हम अपसारी कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी। और उत्तल को कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। तो क्या पूछा है आपसे, अभिसारी। तो किस लेंस को अपसारी कहेंगे, तो अवतल लेंस को। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, माने प्राथमिक रंग किसको किसको मानते हैं। तो देखिए, लाल हरा नीला तीनों को मानते हैं, तीनों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वर्ण। इनको छोड़कर जो होता है उन्हें द्वितीयक कहते हैं। तो ये प्राथमिक रंग में कौन हो जाएगा, लाल नीला हरा। ठीक है, लाल नीला हरा। कैसे याद रखिएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाल, जैसे यहाँ पे इसका अक्षर नी, 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 ला, ला से लाल हो जाएगा, नीला। और ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नीला रा, नीला रा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, नीला रा। नीला रा का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो कहेंगे नीला रा। नी माने नीला, ला माने लाल, रा किस में आएगा, हरा में। तो नीला रा याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का कौन सा भाग होता है जो रंगीन होता है, तो वो आपका होता है आइरिस। कौन सा भाग होता है, आइरिस नेत्र का वह भाग है जो रंगीन होता है। ठीक है, कलरफुल। अगला देखिए, एक एचपी, यानी कि एचपी का मतलब क्या होता है, एचपी का फुल फॉर्म अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर। हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट के इक्वल होता है। 746 वाट के इक्वल होता है एक हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विशालक शीशा, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और कहाँ कहाँ होता है, तो मानव नेत्र में भी होता है, और कैमरे में भी होता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, तीनों जगह याद रखिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए गतिशील कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आप बताइए। ऊर्जा का तो जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, क्या बचा? आवेश बचा। आवेश का होता है एम्पियर घंटा। एक देखिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। ठीक है, जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है वोल्ट। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं। तो ठीक है, दोनों याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है उसे कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ओम किसका है? तो ओम प्रतिरोध का है। ये भी याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है। और वोल्ट किसका है? ये विभवांतर का है। विभवांतर चाहे विभव। और वाट किसका है? ये शक्ति का है। शक्ति का है। तो सब याद कर लीजिए, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है? तो CO2 के कारण। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? CO2। अगला देखिए शरीर में भोजन का पचना, केमिस्ट्री शुरू हो गया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना है उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो दोनों याद रखिएगा। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, अगला देखिए अगला कर है कली चूना पर जब जल डालते हैं। कली चूना पर क्या डालते हैं? काली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। आपने भी देखा होगा घरों में कि जब जल में आप चूना को डालते हो घर पुताई करने के लिए तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, वो गर्म हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इन चारों में? तो आप बताइए। तो आप ट्रिक एक याद रखिए, कनक, क न क, कनक मांगे एल जी, जी माने जिंक। कनक मांगे LG। तो देख लीजिए इसमें से कौन सबसे ऊपर आ रहा है, इसमें चेक कर लीजिए। कनक मांगे LG और ऊपर जाइए। फिर लेड है, लेड है कॉपर चांदी सोना। फिर लेड है कॉपर चांदी सोना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है आपका कॉपर। तो कॉपर सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी कि चूना में जब जल को मिला दिया जाता है तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम चूना जल या बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। चूना जल कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा संभवतः? आप बताइए। अगर लाल को नीला करता है तो पक्का भस्म होगा। क्या होगा? भस्म होगा। तो उसका pH मान कितना होगा? एक मिनट, सॉरी। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है तो क्या होगा? भस्म होगा। अब भस्म होगा तो उसका pH मान कितना हो सकता है? 7 से ज्यादा हो सकता है। तो 7 से ज्यादा 2 को दिया, ऑप्शन नंबर ए भी दिया है और बी भी दिया है। तो यहाँ डी में दिया ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। देखिए ये सवाल ऐसा था जहाँ पे आप गलती कर सकते थे, समझ रहे हो? देखिए दोनों ऑप्शन दिया है। अगला देखिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? तो एल्काइन असंतृप्त कार्बन है, एल्काइन आइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में तो होता है CnH2n -2। CnH2n -2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए जो आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एल्केन। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। इसमें होता है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये भी याद कर लीजिए। अगला देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? आप बताइए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, याद रखिएगा। ये किसका सूत्र है? ये है एसिटिक अम्ल का। किसका है? एसिटिक अम्ल का है। ये है एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। और साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOONA। RCOONA होता है, ये साबुन का सामान्य सूत्र है। और ये साबुन का परिभाषा है उच्च वसीय के
उच्चवासी अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। CH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CH अभिक्रियाशील मूलक किसमें होता है? तो CH जो होता है वो एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का है। कीटोन का क्या होता है? तो कीटोन का होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन का होता है। एल्कोहल का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। तो सब याद कर लीजिए, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO और एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, अगला देखिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए, आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाओगे ना, बाएं से दाएं, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। तो बाएं से दाएं पूछ रहा है तो कहेंगे घटती है, ऊपर से नीचे तक कहता तो कहते बढ़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में उनके अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है आपको। देखिए, सब दिया हुआ है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधातु के अनुसार। ठीक है, बढ़ते क्रम में। अगला देखिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन आपको भी पता है, सिलिकॉन बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम है, ये सब क्या है? ये सब उपधातु हैं। क्या है? उपधातु, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, उपधातु जो है सिलिकॉन, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में, सोलर प्लेट वगैरह में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है? तो विद्युत धनात्मक जो होता है वो हमेशा धातु होता है, धातु सोडियम है। ये सब अधातु है तो ये सब विद्युत ऋणात्मक होंगे। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, उत्तराखंड। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो किरोसिन में डुबा कर रखने वाला धातु आपका कौन कौन होता है? सोडियम होता है, पोटासियम भी होता है और लिथियम भी होता है। तीनों को याद रखते हैं, तीनों याद रखिएगा, सोडियम, लिथियम, पोटासियम। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? सोडियम दिया, तो करेक्ट आंसर सोडियम हो जाएगा। ठीक है, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो जो अपमार्जक होता है ना, अपमार्जक से हम सर्फ भी बना सकते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू भी बनाते हैं, और सर्फ, ये दोनों सर्फे हैं, तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अभी देखिए, अभी ऊपर ही बताए थे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो आपको पता होगा, खाना बनता है किससे? एलपीजी से बनता है, बायोगैस से भी बन सकता है, कोयला से भी बन सकता है। सीएनजी से नहीं होगा, क्योंकि सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों में होता है। कहाँ होता है? वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है? सीएनजी का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीएनजी। खाना बनाने वाले में सीएनजी का उपयोग नहीं होगा। 2Cu प्लस O2, 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है जी। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन भी कहते हैं, उपचयन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा छूट गया, यहाँ पीबी होना चाहिए, पीबी, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, बाकी सब संतुलित है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान, वेरी इजी क्वेश्चन, 7 होता है। 7 से अधिक किसका होता है? क्षारीय विलयन का। 7 से कम अम्लीय विलयन का। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? देखिए, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन होता है? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो आपको पता होगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सूत्र बता दीजिए कमेंट करके जल्दी हमको। पोटेशियम की परमाणु संख्या, एक परमाणु संख्या आता है जी, एक हमेशा हर साल परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, तो पोटेशियम का बताइए, 19 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। लास्ट टाइम कॉपर वगैरह का पूछा गया था, कॉपर का 29 होता है, हर साल ये आता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का आयुपिस नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है जी? तो ये पाया जाता है आपका चींटी के डंक में। पढ़े होंगे आप लोग, चींटी का डंक। चींटी के डंक में पूछता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल अथवा मेथेनोइक अम्ल। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र बताइए। एथाइल एल्कोहल, एल्कोहल में OH समूह होता है, एथ माने होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन OH समूह, C2H5OH, C2H5OH। सॉरी, ये मिस्टेक हो रहा है, C2H2 है, ये गलत होगा, यहाँ पे है C2H5OH। ठीक है, उसके बाद देखिए, एल्काइन कौन है? एल्काइन का सामान्य सूत्र ऊपर बताए थे, दुगुना से 2 कम। कार्बन जितना होगा, हाइड्रोजन उसके दुगुना से 2 कम होगा। तो कार्बन 2 है तो 2 दूना 4, 4 में हो जाएगा 2, ये आपका एल्काइन है। ये एल्केन है, ये क्या है? ये एल्केन है, C2H6। ये भी एल्केन है, C2H4, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये दोनों एल्केन है। एल्काइन पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। चीनी का सूत्र बता दीजिए, चीनी का सूत्र कितना होता है? C12H/SO11, वेरी इजी क्वेश्चन। एसिटिलीन में कार्बन कार्बोनिक सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है,
तो एसिटिलीन में कितने बॉन्ड होंगे? एसिटिलीन का स्ट्रक्चर देखिए, एसिटिलीन C2H2 होता है। एसिटिलीन को हम कैसे लिखते हैं? एसिटिलीन को लिखते हैं C2H2। स्ट्रक्चर बनेगा तो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक इधर H होता है, एक इधर OH होता है। इसमें कह रहा है सहसंयोजक बॉन्ड टोटल कितना होगा? तो 3 गो कार्बन कार्बन के बीच में है और 2 गो इधर, यानी 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो हमें हमें हमेशा अंकुरित बीज चाहिए। कैसा बीज चाहिए? अंकुरित बीज, तब जाके अध्ययन कर पाएंगे हम। ठीक है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव जो वृक्क होता है, जिसे हम किडनी कहते हैं, उत्सर्जन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्सर्जन का। ठीक है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जो जाइलम होता है ना, किसका परिवहन कराता है? जल का, पानी का। जाइलम जल, देखिए याद कर लीजिएगा, जाइलम जल। और जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन कराता है? तो भोजन का कराता है। तो जाइलम को पूछ रहा है तो जल हो जाएगा। ठीक। 58 में कहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान आपको भी पता होगा CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। फलों को पकाने के को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। कौन है? एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स में जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनोलिन को। क्या कहते हैं? एड्रिनोलिन जो होता है इसे हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक का मतलब मन से होना चाहिए, तो मन से कौन होगा? चबाना। ये आपकी इच्छा से होगा, बाकी सब लार निकलना अपने से निकलता है, उल्टी आना, दिल की धड़कन, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। कह रहा नहीं है तो चबाना हो जाएगा। 63 कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्भ की अवधि तो आपको पता है 9 मंथ। अगर 30 से गुना कर देते हैं तो दिन निकल जाएगा, 29 27 270 दिन हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में हुआ था। ठीक है। गंगा एक्शन प्लान याद रखिएगा। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा आपको पता होगा, एक तो होता है हाइड्रा जो फेमस है, हाइड्रा के साथ साथ ईस्ट में भी होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट यहाँ दे चुका है, हाइड्रा नहीं दिया है। तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से, तो श्वसन तंत्र से टीबी होता है, आपको पता होगा, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी वगैरह होता है। ठीक है। कॉफ निकलता है, टीबी है वो। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते? देखिए, हम लोग प्रोटीन पचाइए लेते हैं, आपको भी पता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, वसा भी पचा लेते हैं। तो कौन सा पाचन नहीं कर सकते? सेलुलोज नहीं पचता है जी। क्या नहीं पचता है? सेलुलोज नहीं पचता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? लास्ट टाइम ही पूछा गया था। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपर टेंशन। आवश्यकता से अधिक जब टेंशन लिया जाता है, हाइपर टेंशन, तो उसी की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न परजीवी कौन सा परजीवी पादप है? तो कसकुट्टा। कौन सा होता है? कसकुट्टा जो होता है वो परजीवी पादप होता है। ठीक है। परजीवी पादप ये कसकुट्टा होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? निलय अलिंदो के द्वारा। कौन होता है? अलिंद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डीप क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हृदय से रक्त को शरीर में पंप करने का काम कौन करता है? अलिंद। ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन देखिए, अभी पूछे थे हाइड्रा, हाइड्रा में कौन सा होता है? मुकुलन होता है जी। ईस्ट में भी मुकुलन होता है। जनन संचालित रोग है, तब सिफिलिस भी होता है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें सभी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? देखिए, नामे है बाह्य दल पुंज, ये सबसे बाहर होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है? बाह्य दल पुंज। कौन सा है? बाह्य दल पुंज। ठीक है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? बी एंटीबॉडी। ठीक है। ये आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी होता है। ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कौन सा हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है? सॉरी, नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो कौन नहीं करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रिन। तो आप जरा इसे कमेंट कर दीजिए तो। ठीक है। अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है, लिख दिया है।
पादप वृद्धि हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो पादप की वृद्धि कराता है? तो जिब्रेलिन है। कौन सा है? जिब्रेलिन है। हार्मोन स्रावित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो हार्मोन जहाँ स्रावित होता है ना उसको कहते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में एक लाइन आता है कि एक ऐसी ग्रंथि होती है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक होता है सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि, और एक और होता है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 याद रखिएगा। एंड्रोजन क्या है? तो मेल हार्मोन है जी। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है। एक होता है एक और होता है हार्मोन आपका एस्ट्रोजेन। क्या होता है? एस्ट्रोजेन। ये एंड्रोजन है ना, एक होता है एस्ट्रोजेन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, मटर के पौधे के लिए किसने चुना था? तो वो पता है, मेंडल ने किया था मटर के पौधे पे प्रयोग। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आप चैनल के, आप क्या बोलते हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में भी देखिएगा, तो और सभी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएसटी का भी मिल जाएगा जो कि अगले दिन है। ठीक है, तो फिलहाल इसका तैयारी कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ किसका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और कल गर्दा मचा के आइए। ठीक है, मिलेंगे फिर एसएसटी के साथ कल के क्लास में। और आपको लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा, उसी में से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। एक बार आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।